बीआर हाउस के बाहर सारे गार्ड्स एक लाइन में खड़े हैं। उनके सिर झुके हुए हैं। यहाँ तक कि जैक और तेजा भी अपने चेहरे पर मायूसी लिए खड़े थे और विष्णु सबको तीखी नज़रों से घूर रहा था। तभी जैक सिर झुकाए हुए कहता है, सर दोनों भाइयों की प्लानिंग बहुत तगड़ी थी। हम उस कार तक पहुँच भी गए, लेकिन वो कार भी किसी और की थी जिससे उन लोगों ने इस किडनैपिंग को अंजाम दिया। सो व्हाट जैक, तुम लोग मुझे अपनी नाकामयाबी का एक्सक्यूज़ दे रहे हो? आई डोंट केयर। अगर विवान ने नैना को पाताल में भी छुपा रखा है तो भी मुझे नैना सही सलामत चाहिए, और वो दोनों भाई भी मुझे जिंदा चाहिए। अपने हाथों से मारूंगा उन दोनों को। इतना कहते हुए विष्णु गुस्से में हाँफने लगा था। उसकी लाल पड़ चुकी आंखें और दिमाग में उभरी हुई नीली नसें इस बात की गवाह थी कि उसका गुस्सा उसके कंट्रोल में नहीं है। तेजा अपना सिर झुका कहता है, बॉस, हमने उन दोनों के नंबर भी ट्राई किए, पर शायद उन दोनों ने नंबर चेंज कर दिए हैं, वरना हम उनकी लोकेशन पता कर सकते थे। तेजा की बात सुन विष्णु दांत पीसते हुए कहता है, बकवास बंद करो तेजा, और नैना को ढूंढने के लिए निकलो। वो दोनों इतने भी स्मार्ट नहीं कि अपने पीछे कोई सबूत ना छोड़ें। कोई तो लिंक होगा जहाँ से हमें पता लग सके कि नैना को कहाँ लेकर गए हैं वो लोग। ओके बॉस। इतना कि जैक और तेजा अपनी अपनी टीम को साथ लेकर वहां से निकल जाते हैं। तो वहीं इतनी देर से पीछे खड़ी विष्णु की बातें खामोशी से सुन रही सुरभि हिम्मत जुटा उसके करीब आती है। सुरभि पीछे से विष्णु के कंधे पर हाथ रखने ही वाली होती है कि तभी उसके हाथ में लिया मोबाइल वाइब्रेट होता है। नो नो मिसेस त्रिपाठी, ऐसी गलती मत करिएगा। नैना इस वक्त मेरी बंदूक के निशाने पर बैठी हुई है। उधर आपने अपनी जुबान खोली और इधर मैंने गन का ट्रिगर दबाया। यह मैसेज पढ़ते हुए सुरभि हैरानी से चारों ओर देखने लग जाती है। वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। जब विष्णु को अपने पीछे किसी के होने का आभास होता है तो वो पलटकर सुरभि की ओर देखता है। सुरभि के माथे पर पसीने की बूंदें और उसका सहमा हुआ चेहरा देख विष्णु परेशान होते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम ठीक हो? विष्णु का सवाल सुन सुरभि बड़ी मुश्किल से हाँ में अपना सिर हिलाती है। विष्णु सुरभि के सहमे हुए चेहरे को गौर से देख कहता है, आई नो तुम नैना को लेकर वरी रहो, बट डोंट वरी, मैंने पुलिस को भी इन्वॉल्व कर लिया है और हमारी टीम भी नैना को ढूंढ ही रही है। वो बहुत जल्द मिल जाएगी। सुरभि कोई जवाब नहीं देती। वो इस वक्त अपनी ही उलझनों में उलझी हुई थी। उसके मन में इस वक्त यही उधेड़-बुन चल रही थी कि अगर उसने विष्णु को विवान के कॉल के बारे में बताया तो इस वजह से नैना को कुछ हो गया तो सुरभि खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। विष्णु मुड़कर वहाँ से जाने लगता है तो सुरभि अपने सेंस में आते हुए जल्दी से विष्णु को आवाज़ देती है, आप कहाँ जा रहे हैं? विष्णु मुड़कर सुरभि की ओर देखते हुए कहता है, मैं ऐसे सुकून से नहीं बैठ सकता सुरभि, जब तक कि नैना मिल ना जाए। ऑफ कोर्स मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। विष्णु की बात सुन सुरभि आगे बढ़ झटके से विष्णु के सीने से चिपक जाती है। एक पल के लिए तो विष्णु हैरान रह जाता है, लेकिन अगले ही पल वो सुरभि की कमर में अपने हाथ लपेट देता है। सुरभि किसी सोच में गुम हुए कहती है, नैना को कुछ नहीं होगा और ना ही उसके बच्चे को। विष्णु फीकी मुस्कान लिए कहता है, यू आर राइट, मैं उन दोनों को कुछ होने भी नहीं दूंगा। डोंट वरी, तुम बस अपने साथ साथ माँ और दादी का ख्याल रखना। मैं जल्दी आता हूँ नैना को लेकर। सुरभि विष्णु के सीने से अपना सिर उठा कुछ पल उसे देखती है। विष्णु भी सुरभि की डबडबाई हुई नजरों में कुछ पल देखता है, लेकिन सुरभि की नजरों में कुछ तो था जिसे विष्णु पढ़ ना सका। विष्णु वहां से जा चुका था और सुरभि अभी भी खामोश खड़ी थी। दूसरी ओर हॉस्पिटल में रवि अपनी ड्रिप को जोर से खींचकर निकालता है और लड़खड़ाते हुए अपने रूम से बाहर आता है। रवि को देख एक नर्स चीखते हुए कहती है, ये क्या किया आपने? अभी आपकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आप ऐसे नहीं जा सकते। रवि नर्स को घूरते हुए कहता है, मैं जा रहा हूँ, मुझे अब इलाज की ज़रूरत नहीं, किसी के खून की ज़रूरत है। इतना कर रवि अपने मन ही मन कहता है, रियान सिंघानिया, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। रवि अपने आप को संभालते हुए लड़खड़ाते कदमों से वहां से बाहर निकल जाता है। इधर सुरभि विष्णु के स्टडी रूम में घंटों से छानबीन करने में लगी हुई है। उसने पूरा स्टडी रूम खंगाल डाला था, लेकिन उसे विवान के प्रॉपर्टी पेपर्स नहीं मिले थे। सुरभि थक हार कर अपने कमरे में आ जाती है। वो इधर से उधर चहलकदमी कर रही थी। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो अपने मन में सोचती है, पेपर्स तो मिल ही नहीं रहे, अब क्या करूं? सुरभि कुछ सोचते हुए, अगर मैं उसे नकली पेपर्स दे दूं तो? नहीं नहीं, इतना भी बेवकूफ़ नहीं है वो। अगर समझ गया तो नैना को मेरी गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती, लेकिन पेपर्स ढूंढूं भी तो कहाँ? सुरभि कुछ पल खामोश रहती है और फिर क्लोजेट की ओर बढ़
अपने लिए कपड़े निकालती है, लेकिन अचानक ही सुरभि की नज़र दूसरे पार्टीशन की ओर पड़ती है, जहाँ विष्णु के क्लॉथ्स रखे हुए थे। विष्णु के कपड़ों के नीचे से कुछ पन्ने झांक रहे थे, जिन्हें देख सुरभि उन पन्नों को अपने हाथ में ले लेती है। सुरभि ध्यान से देखती है तो ये पन्ने विवान की प्रॉपर्टी के थे। सुरभि उन पन्नों के लिए किसी सोच में डूबी हुई थी कि तभी उसका फ़ोन बजता है। सुरभि कॉल रिसीव करती है तो दूसरी ओर से विवान की कड़क आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक वो पेपर्स ढूंढ लिए होंगे मिसेस त्रिपाठी। हाँ, मिल गए हैं, लेकिन अब तुम नैना को छोड़ दो। सुरभि की बात सुन विवान तिरछा मुस्कुराकर कहता है, आपको मिले हैं लेकिन अब तक मुझे नहीं मिले, तो अब आप किसी को कुछ कहे बिना मेरे भेजे हुए एड्रेस पर आ जाइए तुरंत। एक हाथ से पेपर्स दीजिए और दूसरे हाथ से अपनी प्यारी ननद को लेकर जाइए। जल्दी करिए मिसेस त्रिपाठी। इतना का विवान कॉल कट कर देता है और इसके साथ ही सुरभि के मोबाइल में एक मैसेज आता है जो कि विवान का था और उसने एड्रेस भेजा था। सुरभि उस एड्रेस को ध्यान से देखती है और फिर अपना मोबाइल बिस्तर पर रख अपने कपड़े लेकर बाथरूम की ओर बढ़ जाती है। कुछ देर बाद विष्णु घर आता है। वो सीधा अपने कमरे में जाता है, जहाँ उसकी निगाहें सुरभि को तलाश करने लगती हैं, लेकिन सुरभि उसे कहीं दिखाई नहीं देती। पूरे कमरे में बेचैनी से तलाश करने के बाद विष्णु कमरे से बाहर जाता है और एक सर्वेंट को अपनी ओर बुला उससे पूछता है, सुरभि कहाँ है? नौकर सिर झुकाकर कहता है, मैम तो 1 घंटे पहले घर से निकल गई थी, पता नहीं कहाँ गई हैं। विष्णु नौकर को वहां से जाने का इशारा करता है और अपना मोबाइल अपनी पॉकेट से निकाल सुरभि का नंबर डायल करने लगता है। विष्णु को ऐसा महसूस हुआ जैसे सुरभि के फोन बजने की रिंग उसके कमरे की तरफ से आ रही हो। विष्णु हैरानी के भाव लिए वापस कमरे की ओर बढ़ जाता है। कमरे में पहुंच विष्णु देखता है कि सुरभि का फोन बिस्तर पर पड़ा हुआ है। यह देख विष्णु को चिढ़ होने लगती है। वो गुस्से में अपनी हथेली से अपना माथा सहलाता है और दांत पीसते हुए कहता है, एक तो ऐसी सिचुएशन में तुम घर से बाहर गई हो, ऊपर से अपना फोन भी लेकर नहीं गई, स्टूपिड कहीं की। इस वक्त विष्णु को सुरभि पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तो वहीं दूसरी ओर एक सुनसान सी जगह पर एक कार आकर रुकती है, जिसमें से सुरभि बाहर निकलती है। सुरभि के बाहर निकलते ही वो कार तेजी के साथ वहां से रवाना हो जाती है। सुरभि कुछ पल खामोशी से खड़ी रहती है और अपने सामने बने टूटे फूटे पुराने से घर की ओर देखने लग जाती है। कुछ पल खामोशी से खड़े रहे सुरभि अपने हाथ में लिए उन पेपर्स को देखती है और फिर हिम्मत जुटाकर घर के अंदर की ओर चली जाती है। दूसरी ओर सुरभि के मोबाइल की स्क्रीन में कुछ मैसेज को चेक करते हुए विष्णु की आंखें हैरानी से बड़ी हो चुकी थी। उसके चेहरे पर गुस्से के भाव उभरने लगे थे। वो अपना माथा पकड़ खुद से कहता है, विवान सिंघानिया, आ रहा हूँ मैं। तेरी यह चाल कामयाब नहीं हो पाएगी। सुरभि उस घर के अंदर जाती है तो आंखें बड़ी करके चारों ओर निहारने लगती है। वह घर बाहर से भले ही पुराना और टूटा फूटा दिख रहा था, लेकिन अंदर से वो घर उतना ही नया और लग्जरी था। तभी एक आवाज़ सुरभि के कानों में पड़ती है, वेलकम मिसेस त्रिपाठी, मुझे पता था आप जरूर आएंगी। उस आवाज़ को सुन सुरभि मुड़कर सीढ़ी की ओर देखती है, जहाँ से उतरते हुए विवान नीचे की ओर आ रहा था। उसने अपना एक हाथ अपनी जेब में रखा था तो वहीं दूसरे हाथ में ली हुई सिगरेट से लंबे लंबे कस भर रहा था। विवान अब तक सुरभि के नज़दीक आ चुका था। यह देख सुरभि उसे घूरते हुए कहती है, नैना कहाँ है? विवान तिरछा मुस्कुराकर कहता है, पहले पेपर्स तो दे दीजिए मिसेस त्रिपाठी, भरोसा नहीं तुम पर। अगर पेपर्स लेने के बाद तुमने मुझे नैना के साथ यहाँ से जाने नहीं दिया तो? सुरभि का सवाल सुन विवान से टेढ़ा कर उसे देखते हुए कहता है, वेरी इंटेलिजेंट मिसेस त्रिपाठी, तो आइए पहले आपको नैना से मिलवा देते हैं। इतना का विवान आगे बढ़ जाता है तो सुरभि अभी भी बुद्ध बनी अपनी जगह पर खड़ी थी। विवान पलटकर सुरभि की ओर देख कहता है, आइए ना मिसेस त्रिपाठी, नैना आपका ही इंतजार कर रही हैं। इतना का विवान फिर से आगे बढ़ जाता है तो सुरभि उसके पीछे जाने के लिए अपने कदम बढ़ा देती है। विवान एक रूम के अंदर जाता है, लेकिन सुरभि उस रूम के दरवाजे पर ठहर जाती है। ये देख विवान उसे अंदर आने का इशारा करता है। अंदर आकर नहीं मिलेंगी नैना से? सुरभि कमरे के अंदर आती है और चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ाने लगती है, लेकिन नैना उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। यह देख सुरभि कुछ कहने को होती है कि तभी विवान तेजी के साथ गेट बंद करता है। यह देख सुरभि की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो विवान की ओर देखकर कहती है, ये क्या कर रहे हो तुम? दरवाज़ा खोलो। सुरभि दरवाजे की ओर बढ़ती है कि अचानक विवान उसकी कलाई पकड़ उसे अपनी ओर खींच लेता है। सुरभि को अपनी बाजू के बीच कैद करते हुए विवान एक कमीनी मुस्कान लिए कहता है,
यू आर सच ए फूल मिस्ट्रेस त्रिपाठी। तुमने सोच भी कैसे लिया कि विष्णु राय की इतनी कीमती चीज मेरे पास खुद चल कर आएगी और मैं उसे अपने हाथ से जाने दूंगा। सुरभि विवान को धक्का दे उससे दूर कर उसे खींच कर एक थप्पड़ लगाती है और कहती है, सही कहा तुमने। नैना के लिए मैं इतनी डर गई थी कि तुम्हारी बात मानने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन मैं ये भूल गई थी कि तुम घटिया के घटिया ही रहोगे। मुझे लगा तुम्हें तुम्हारा सब कुछ वापस कर दूंगी तो तुम मुझे और नैना को जाने दोगे, लेकिन तुम एक नंबर के कमीने इंसान हो। यह बात मुझे याद रखनी चाहिए थी। विवान अपने कदम सुरभि के नजदीक आकर उसे देखते हुए कहता है, कमीनापन अभी मैंने किया ही कहाँ है मिसेस त्रिपाठी। असली कमीनापन तो आप अब देखेंगी। खैर, आपको याद होगा एक दफा मैंने आपसे कहा था कि एक दिन आप मेरी बाहों में होंगी और मुझे लगता है कि आज ही वो दिन है। सो भी रेडी। सुरभि अपनी नजरों में एक अजीब सा डर लिए हुए विवान की ओर देख रही थी। तभी विवान उसकी कलाई पकड़ उसके हाथ से पेपर छीन लेता है और सुरभि की ओर देख तिरछी मुस्कान लिए कहता है, मैं बस अभी आया। क्या है ना कि ये पेपर्स पहले संभाल कर रख दूं। दोबारा इन पेपर्स को मैं खो नहीं सकता। उसके बाद आता हूँ और आपको बताता हूँ कि विवान सिंघानिया के जाल में फंसकर आपने कितनी बड़ी गलती की है। इतना कि विवान कमरे का दरवाजा खोल बाहर निकलता है और इससे पहले कि सुरभि भी बाहर आने की कोशिश करती, विवान उस दरवाजे को बाहर से लॉक कर चुका था। सुरभि अपनी हथेलियों से दरवाजा पीटने लगती है। खोलो विवान सिंघानिया, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। बहुत पछताओगे। दरवाजा खोलो। विवान दरवाजे के पास खड़ा तिरछा मुस्कुराकर कहता है, पछताओगी तो तुम मिसेस त्रिपाठी। सी यू सून। इतना के विमान वहां से निकल जाता है तो वहीं रियान अपने हाथ में जूस का गिलास लिए हुए नैना के पास खड़ा हुआ था। नैना बिस्तर में खामोश बैठी थी। रियान उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, प्लीज नैना, हमें निकलना है यहाँ से। तुम ये जूस फिनिश करो जल्दी। नैना कुछ नहीं बोलती तो रियान उसके पास बैठ जाता है और उसका चेहरा जबरदस्ती अपनी ओर घुमाते हुए कहता है, जिद मत करो नैना, क्योंकि जिद करने से कोई फायदा नहीं। यह मेरे पास आखिरी मौका है अपनी जिंदगी में खोई हुई खुशियां वापस लाने का। बस मौत ही रोक सकती है मुझे। बाकी तो दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती तुम्हें अपना बनाने में। इसलिए अगर तुमने ये जूस अभी के अभी ख़त्म नहीं किया तो मैं तुम्हारे साथ हद से आगे बढ़ जाऊंगा। नैना रियान की बातें सुन चिढ़ते हुए कहती है, मुझे घिन आती है उस पल से, उस वक्त से और खुद से जब मैंने तुम्हारे जैसे इंसान से प्यार किया। तुम इतने बुरे क्यों हो रियान? क्यों मुझे ऐसे कैद कर रखा है? मुझे घर जाना है, प्लीज रियान, लेट मी गो। इतना कह नैना रोने लग जाती है तो रियान उसके चेहरे को अपनी हथेलियों के बीच भर कहता है, रो मत नैना, मैं पहले ही तुम्हें बहुत रुला चुका हूँ। अब और तकलीफ नहीं देना चाहता, पर मैं मजबूर हूँ अपने दिल के हाथों। मैं किसी भी कीमत पर जो मेरा है उसे हासिल करना चाहता हूँ। तुम और मेरा बच्चा, उसके लिए अगर मुझे तुम्हारी नज़रों में बुरा बनना पड़े या तुम्हें मजबूरन तकलीफ देनी पड़ी तो वो भी मंजूर है मुझे। इतना कह रियान जबरदस्ती अपने होंठ नैना के होंठों से चिपका देता है। नैना अपने हाथों से रियान के सीने में वार करने लगती है और अपना पूरा जोर लगाती है उससे छूटने के लिए, लेकिन नैना की ताकत रियान की मजबूती के आगे कम पड़ रही थी। रियान नैना के होंठों को जबरदस्ती झूम रहा था और कुछ देर के बाद जब रियान को एहसास होता है कि नैना को सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो रियान नैना के होंठों को आज़ाद कर देता है। रियान अपना चेहरा पीछे खींचता ही है कि एक जोर का थप्पड़ रियान के गाल पर पड़ता है। रियान कुछ रिएक्ट नहीं करता। वो ऐसे दिखाता है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा नैना के थप्पड़ से। नैना अपने होठों को अपनी हथेलियों से पोंछते हुए घिन भरी नजरों से रियान की ओर देख कहती है, क्यों छुआ तुमने मुझे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये घटिया हरकत करने की? रियान अपने चेहरे पर कड़क भाव लाते हुए कहता है, अब अगर चाहती हो कि मैं यह हरकत ना दोहराऊं तो ये पूरा का पूरा जूस एक सांस में खत्म करो। नैना गुस्से भरी नजरों से रियान को देखती है तो रियान जूस का गिलास उठा नैना के सामने करते हुए कहता है, जस्ट नाउ। नैना कुछ पल खामोश रहती है, लेकिन रियान की सनक और पागलपन से डरते हुए वो चुपचाप गिलास अपने हाथ में ले लेती है और जूस पीने लग जाती है। यह देख रियान तिरछा मुस्कुराते हुए नैना से कहता है, गुड, मैं थोड़ी देर में आता हूँ भाई से मिलकर, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। नैना कुछ कहने को होती है लेकिन रियान उसकी बात सुने बिना तेज कदमों से वहां से बाहर निकल जाता है। सुरभि उस कमरे से बाहर निकलने के लिए कभी खिड़की खोलने की कोशिश करती तो कभी कोई तोड़फोड़ करती, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था।
तभी कमरे का दरवाजा खुलता है। ये देख सुरभि मुड़कर दरवाजे की ओर देखती है, जहाँ से विवान अपने होठों पर एक कमीनी मुस्कान लिए सुरभि की ओर बढ़ रहा था। यह देख सुरभि अपने कदम पीछे खींचने लगती है और विवान को अपनी उंगली दिखा कहती है, मेरे पास मत आना। मैं कह रही हूँ मुझे और नैना को यहाँ से जाने दो, वरना तुम नहीं जानते कि तुम्हारा क्या हाल होगा। सुरभि की बातों को वैल्यू न देते हुए विवान लगातार उसकी ओर बढ़ रहा था। विवान सुरभि को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता कि तभी सुरभि अपने हाथ में छुपाए हुए कांच से विवान की कलाई में जोर का वार करती है, जिससे कि विवान 2 कदम पीछे हो जाता है। उसकी कलाई से खून निकलने लगता है और वो दर्द से सिहर उठता है। मौका पाकर सुरभि विवान को धक्का देकर कमरे का दरवाजा खोल वहां से बाहर निकल जाती है। सुरभि उस कमरे से भागते हुए एक जगह पर ठहर जाती है और हाँफते हुए कहती है, क्या करूं? नैना को ढूंढूं या यहाँ से भागूं? कुछ पल सोचते हुए सुरभि दौड़कर उस घर के मेन गेट तक पहुंचती है, लेकिन जैसे ही वो मेन गेट को खोलने के लिए अपना हाथ आगे करती है कि तभी 2 हट्टे-कट्टे आदमी दोनों ओर से सुरभि का हाथ पकड़ लेते हैं। उन आदमियों को देख सुरभि के हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तभी एक हंसी उस जगह पर गूंजती है। सुरभि पलट कर देखती है तो विवान अपने चेहरे पर कमीनेपन के भाव लिए सुरभि की ओर ही बढ़ रहा था। सुरभि उन दोनों आदमियों से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश लगातार करती रहती है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाती। तभी विवान उन दोनों आदमियों को आंखों ही आंखों में वहां से जाने का इशारा करता है। वो दोनों आदमी सुरभि की कलाई छोड़ वहां से निकल जाते हैं। इससे पहले कि सुरभि को समझ पाती, विवान उसकी कलाई पकड़ उसे अपनी ओर खींच लेता है। लीव, छोड़ो मुझे, आई सेड लीव मी। सुरभि की बात को अनसुना कर विवान झटके से उसे अपने कंधे पे उठा लेता है और उसे लिए हुए कमरे की ओर बढ़ जाता है। सुरभि लगातार अपने पांव चलाते हुए अपने हाथों से विवान पर वार करती रहती है, लेकिन विवान उसे लिए हुए कमरे में आता है और सीधा बिस्तर पे पटक देता है। विवान गुस्से भरी नजरों से सुरभि की ओर देख कहता है, इतनी बहादुरी नहीं दिखानी चाहिए थी तुम्हें मिसेस त्रिपाठी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विवान सिंघानिया पर वार करने की? इतना कह विवान सुरभि को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। सुरभि पीछे खिसकते हुए कहती है, मैं कह रही हूँ विवान सिंघानिया, मुझे हाथ मत लगाना वरना। विवान सुरभि का पांव पकड़ उसे जोर से खींचता है। सुरभि बिस्तर में सीधी लेट जाती है। विवान उसके ऊपर आते हुए उसकी दोनों कलाइयों को बिस्तर में दबोच लेता है। सुरभि लगातार छूटने की कोशिश कर रही थी। विवान सुरभि के होठों को छूने के लिए बढ़ता है कि तभी उस कमरे का दरवाजा इतनी जोर से टूटता है कि उसके कुछ हिस्से पूरे कमरे में बिखर जाते हैं। यह देख विवान आश्चर्य के भाव लिए दरवाजे की ओर देखता है, जहां उस टूटे हुए दरवाजे के हवा में उड़ रहे परखच्चों के बीच उसे विष्णु दिखाई देता है। विष्णु के दोनों हाथों की मुट्ठियां बंधी हुई थी। उसका चेहरा इस वक्त बौखलाया हुआ नजर आ रहा था। आंखों में एक ज्वाला थी जो सब कुछ तबाह करने के लिए उतारू थी। विवान अभी विष्णु की ओर देख ही रहा था। इतने में सुरभि उसके करीब आकर कहती है, क्या हुआ मिस्टर सिंघानिया, चौंक गए? तो एक बात आपको बता देती हूँ, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं जितना तुमने मुझे समझा था। मैं जानती थी कि तुमने किसी न किसी तरह मुझ पर अपनी नज़र रखी हुई थी और मैं विष्णु को तुम्हारी सच्चाई के बारे में बताऊंगी तो तुम नैना को नुकसान पहुंचा सकते हो। लेकिन क्या हो अगर तुम्हें ये भनक भी लगे कि मैंने विष्णु को सच्चाई कैसे बताई? मेरा मोबाइल जिसे मैं जानबूझकर अपने कमरे में छोड़कर आई थी, मैंने ही विष्णु को कॉल करके उन्हें घर बुलाया और फिर उनके आने से पहले वहां से निकल भी गई। विष्णु के लिए मैंने उस मोबाइल में सारी कहानी पहले से लिख दी थी और इसे पढ़कर ही वो यहाँ तक पहुँचे हैं। एक्चुअली मैं चाहती तो तुम्हारे पास ना भी आती, फिर भी तुम नैना का कुछ ना बिगाड़ पाते। लेकिन नैना को जल्द से जल्द ढूंढने का यही एक रास्ता था कि मैं खुद तुम्हारे जाल में फंस जाऊं और तुम हमें नैना तक खुद लेकर आओ। सुरभि की बात सुन विवान चिढ़ते हुए उसकी ओर देखता है और कहता है, तो तुम्हें क्या लगा कि अब तुम सब जिंदा बचकर यहाँ से जा सकोगे? अब तक विष्णु विमान के बिल्कुल करीब आ चुका था। वो विमान का कॉलर पकड़ गुस्से में उसे घूरते हुए कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीबी को हाथ लगाने की? इतना कह विष्णु एक जोर का पंच उसके मुंह पर मारता है। विमान जमीन में गिर जाता है। सुरभि अपने मन में सोचती है, मुझे नैना को ढूंढना होगा। सुरभि उन दोनों के बीच से बाहर निकल जाती है। वो उस घर के अंदर बने हर कमरे में नैना को तलाश करने लगती है। जैक और तेजा भी विमान के आदमियों को एक एक कर अपने रास्ते से हटाने में लगे थे, तो वहीं घर के पिछले हिस्से की ओर रेहान नैना की कलाई पकड़े हुए उसे लेकर कुछ कदम दूर खड़ी कार की ओर बढ़ रहा था।
नैना बार बार खुद को छुड़ाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन रेहान के सिर पर नैना को यहाँ से दूर लेकर जाने का जैसे कोई जुनून सवार था। वो कार के पास पहुंच दरवाजे को खोलने लगता है कि तभी वहां एक आवाज गूंजती है, रेहान सिंघानिया। रेहान और नैना दोनों पीछे पलटकर देखते हैं तो रवि अपने हाथ में गन लिए हुए खड़ा था। उसने गन का पॉइंट रेहान की तरफ किया हुआ था। यह देख रेहान एक पल के लिए शांत हो जाता है। नैना रवि को देखती है तो उसके होठों पर एक मुस्कान आ जाती है। वो रेहान से अपना हाथ छुड़ा भागकर रवि के पास जाती है और झटके से उसके सीने से लग जाती है। नैना के इतनी जोर से गले लगने पर रवि के पांव 2 कदम पीछे हो जाते हैं। वो एक हाथ से अपनी गन को रेहान पर पॉइंट करके रखता है तो दूसरे हाथ से नैना के बालों को सहलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश करता है। रवि नैना के सिर पर किस करते हुए कहता है, नैना घबराने की बात नहीं है, मैं आ गया हूं ना, कुछ नहीं होगा। नैना रवि के सीने से अपना सिर उठा उसे देखते हुए कहती है, तुम ठीक हो ना रवि? उस दिन इन लोगों ने तुम पर हमला किया था, मैं बहुत डर गई थी। मुझे लग रहा था कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए, बट तुम ठीक हो, थैंक गॉड। नैना को रोता हुआ देख रवि उसे प्यार से देख कहता है, तुम्हारा प्यार मेरे पास था, मेरी ताकत बनकर। मुझे कुछ कैसे हो सकता था? दोनों इस वक्त एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे, एक दूसरे की निगाहों में अपने लिए बसी फिक्र को पढ़ रहे थे। तो वहीं रेहान की निगाहें रवि और नैना पर टिकी हुई थीं। नैना को रवि के लिए इतनी चिंता, इतनी परवाह करता देख रेहान का दर्द उसकी आंखों से बह निकला। वो अपने मन ही मन कहता है, इस फिक्र, इस परवाह और इस प्यार पर मेरा हक था। नैना मुझसे कितना प्यार करती थी, काश मैंने उसे धोखा न दिया होता तो आज रवि की जगह वो मेरे सीने से लिपटी होती, अपना सारा प्यार, अपनी सारी परवाह मेरे लिए लुटा रही होती। जिंदगी में कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो लाख कोशिशों के बाद भी सुधारी नहीं जा सकती। इस जिंदगी से एक ही चीज़ सीख रहा हूँ कि सब कुछ करना, लेकिन किसी के साथ दगा मत करना, बेवफाई मत करना, प्यार का झूठा नाटक मत करना, किसी का दिल ना तोड़ना, वरना इन सब का हिसाब तुम्हें ऐसे ही देना पड़ेगा जैसे आज मैं दे रहा हूँ, अपनी जिंदगी की हर खुशी को खोकर। रवि और नैना एक दूसरे में खोए ही थे कि अचानक एक हाथ नैना को जोर से अपनी ओर खींच लेता है। यह देख रेहान और रवि दोनों ही भौचक्के रह जाते हैं। विवान अपने एक हाथ में गन लिए हुए था और दूसरे हाथ से नैना की कलाई पकड़े हुए था। विवान नैना को लिए हुए कुछ कदम दूर होकर उसके माथे पर गन रख तेज कदमों से उसकी ओर आ रहे विष्णु को देख कहता है, वहीं रुक जाओ विष्णु राय, वरना तुम्हारी प्यारी बहन को जान से मार दूंगा। नैना को घबराया सहमा हुआ देख विष्णु ना चाहते हुए भी अपने कदम रोक लेता है। रवि अपने हाथ में ली हुई गन को विवान की ओर पॉइंट करते हुए कहता है, नैना को छोड़ दे विवान, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। विवान नैना के माथे पर गन रखते हुए कहता है, तू क्या मारेगा मुझे? उससे पहले ही मैं इसे जान से मार दूंगा। रेहान आगे बढ़ विवान की ओर देख कहता है, भाई नैना को छोड़ दीजिए, उसकी हालत ठीक नहीं है। विवान रवि की ओर घूरते हुए रेहान से कहता है, इस पिल्ले की गन छीन ले, उसके बाद मैं इन दोनों से निपट लूंगा और तू नैना को लेकर यहाँ से निकल जाना। विवान की बात सुन रेहान रवि के पास जाकर अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए कहता है, अगर तुमने ये गन मुझे नहीं दी तो भाई सच में नैना पर गोली चला देंगे। रवि विष्णु की ओर देखता है तो विष्णु अपनी पलकें झपका उसे रेहान की बात मानने का इशारा करता है। रवि चुपचाप अपनी गन रेहान के हाथ में रख देता है। विवान एक शैतानी हंसी हंसते हुए कहता है, सब मरेंगे, तुम सबको आज विवान सिंघानिया अपने हाथों से मौत देगा। यह सुन रेहान विवान की ओर असमंजस के भाव लिए देख कहता है, भाई नैना को छोड़िए, आप इन दोनों के साथ जो करना है कीजिए, लेकिन नैना को मैं लेकर जा रहा हूँ। चुप कर जा मजनू की औलाद, मैं आज तेरी आशिकी पूरी करने के बारे में नहीं सोचूंगा, बल्कि अपनी बरसों पुरानी दुश्मनी को खत्म करने के बारे में सोचूंगा। विष्णु राय और उसका पूरा परिवार मेरे हाथों से मारे जाएंगे और मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले विष्णु राय अपने सीने में एक दर्द लेकर जाए, अपनी बहन और अपने अनबॉर्न भांजे को मौत के मुंह में जाता हुआ देखे। विष्णु खामोशी से विवान की ओर देख रहा था। विवान नैना की ओर देख कहता है, पहले तुम्हारी बारी नैना। नैना कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। विवान गन के ट्रिगर में अपना अंगूठा रखता है कि अचानक एक बड़ा सा पत्थर आकर सीधा विवान के हाथ में लगता है, जिससे कि उसके हाथ से गन छूटकर दूर गिर जाती है और विवान अपना हाथ पकड़ 2 कदम पीछे हो जाता है। विवान समझ चुका था कि यह विष्णु ने किया है। वो अपना हाथ पकड़े विष्णु को तीखी नजरों से घूरता है तो विष्णु भी उसे गुस्से और नफरत से घूर रहा था। नैना दौड़कर विष्णु की तरफ जाने लगती है, तभी विवान रेहान के हाथ से गन छीन लेता है।
और नैना की तरफ पॉइंट करते हुए गन का ट्रिगर दबा देता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, गोली चल चुकी थी। एक पल के लिए तो जैसे सबकी सांसें थम सी गईं। आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। लेकिन कुछ पल के अंधेरे के बाद जब सबने नैना की तरफ देखा तो सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। विमान के पैरों तले तो मानो जमीन ही खिसक गई। रेहान नैना को अपनी बाहों के बीच समेटे हुए था और गोली सीधा उसके पीठ में समा चुकी थी। रेहान के शरीर से उसकी जान निकलती जा रही थी। उसका शरीर ढीला पड़ता जा रहा था। जिन बाजुओं के बीच उसने नैना को महफूज करके रखा था, उन बाजुओं की नैना पर से पकड़ खुद ब खुद छूट गई और रेहान बेजान सा जमीन पर गिर पड़ा। यह देख विमान के तो मानो होश ही उड़ गए। उसने अपने हाथों से अपने भाई को मार दिया, यह सोच कर ही उसके कांपते हुए हाथों से गन छूटकर जमीन में गिर गई। रेहान की जमीन में गिरते ही नैना उसे शॉक्ड होकर देखने लग जाती है। रेहान अपनी अधखुली आंखों से अपने पास खड़ी नैना की ओर देखता रहता है। नैना अपनी आंखों में आंसू लिए घुटने केवल रेहान के पास बैठ जाती है। रेहान नैना का हाथ पकड़ उसे दर्द भरी निगाहों से देख कहता है, अब तुम आजाद हो। कहा था ना मैंने, रेहान सिंघानिया को सिर्फ मौत ही रोक सकती है। लगता है मौत ने मेरी बात सुन ली थी और मुझे रोकने चली आई। नैना रोते हुए रेहान को देख कहती है, क्यों किया तुमने यह सब? क्या जरूरत थी मुझे बचाने की रेहान? रेहान हल्का मुस्कुराकर कहता है, मैं तुम्हें और अपने बच्चे को हासिल तो नहीं कर सका, पर एक तसल्ली रहेगी कि कम से कम मैंने तुम दोनों की जान बचाई। खुश रहना। रेहान की सांसें उखड़ने लगती हैं। यह देख नैना रोने लग जाती है तो रवि उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख उसे संभालता है। रेहान हिम्मत जुटा रवि की ओर देख कहता है, नैना का और इस बच्चे का हमेशा ध्यान रखना और हो सके तो मेरी गलतियों को भुला देना। रवि कुछ कहता तभी विमान अपने आप को संभालते हुए रेहान के पास आता है और उसका चेहरा अपनी हथेलियों के बीच भर उसे उठाने की कोशिश करने लगता है। रेहान, आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन अब तक रेहान की जान उसके शरीर से अलग हो चुकी थी। वो बेजान हो चुका था, इस दुनिया से जा चुका था। इतने में विष्णु आकर विमान की शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भर लेता है और उसे उठाते हुए कहता है, वाह विमान सिंघानिया, अपनी दुश्मनी के चक्कर में अपने ही भाई की बलि चढ़ा दी तूने। वो तो गया, अब तेरी बारी है। इतना क्या विष्णु रवि की ओर देख कहता है, नैना को लेकर निकलो रवि। रवि हाँ में अपना सिर हिलाते हुए नैना को लेकर कार की ओर बढ़ता है। विष्णु तेजा को भी नैना और रवि के साथ जाने का इशारा करता है। तेजा भी वहां से आगे बढ़ जाता है। विष्णु विमान को धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है और अपना हाथ आगे करता है तो साइड में खड़ा जैक विष्णु के हाथ में पिस्टल रख देता है। विष्णु उस गन को विमान के सिर पर तानते हुए कहता है, गुड बाय विमान सिंघानिया। विमान कुछ पल खामोश रहता है और फिर जोर से हंसने लगता है। यह देख विष्णु अपनी बहुओं से कोड़ उसे निहारते हुए कहता है, लगता है मौत के डर से पागल हो गए हो। अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहता है, पागल तो तुम हो जाओगे, क्योंकि जैसे मैंने अपने भाई को खो दिया, तुम भी अपनी बीबी को खोने वाले हो। विमान के मुंह से इतना सुनते ही विष्णु हैरान रह जाता है। वो अपने चारों ओर हैरानी से देखता है। उसे सुरभि कहीं भी दिखाई नहीं देती। विष्णु जय की ओर देख कहता है, सुरभि कहाँ है? जय घबरा जाता है। वो इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए कहता है, मैम शायद अंदर रह गई है, मैं देखता हूँ जाकर। जय घर के अंदर जाने के लिए एक कदम बढ़ाता है कि उस घर के अंदर इतनी जोर से ब्लास्ट होता है कि जय कुचलकर दूर गिरता है। विष्णु की आंखों के सामने सिर्फ धुआं था, काला गहरा धुआं, जिसमें आर पार कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रवि और नैना जो बस कार में जाकर बैठे ही थे, वो अपने पीछे इतने बड़े ब्लास्ट को देख तुरंत कार से उतर विष्णु की ओर भागे। विष्णु तो बिल्कुल ब्लैंक सा हो गया था। उसके मुंह से बड़ी मुश्किल से निकला, सुरभि। विष्णु दौड़ते हुए अंदर की ओर भागता है। उसके पीछे तेजा और जैक भी भागते हैं, लेकिन अंदर पहुंचकर विष्णु के पैर थम से गए। सब कुछ टूटा बिखरा और जला हुआ था। राख के ढेर में विष्णु अपनी निगाहों से सुरभि को तलाश रहा था, लेकिन सुरभि कहीं भी नहीं दिखाई दे रही थी। घुटनों तक की फ्राक पहने, बालों की दो चोटियां बनाए हुए लगभग 3 साल की एक बच्ची अपने नन्हे नन्हे कदमों से यहाँ वहां भाग रही है। उसके पीछे नैना उसे पकड़ने के लिए भाग रही है। नबी, रुक जा शैतान, मैं कह रही हूँ चुपचाप मेरे पास आ जा, वरना बहुत पिटेगी। नो मम्मा, मैं मिल्क नहीं पीऊंगी, मुझे पसंद नहीं है। नबी भागते हुए बचने की कोशिश करती है। नैना उस तक पहुंचने ही वाली होती है कि नबी सामने से आ रहे विष्णु को देख खुश हो जाती है और जाकर उसके पीछे छुप जाती है। यह देख नैना चिढ़ते हुए कहती है, नबी मेरे पास आ, आज मामू भी तेरी हेल्प नहीं करेंगे। विष्णु नैना को आंख दिखा कहता है, क्यों डांट रही है मेरी जान को?
इतना कर विष्णु पीछे पलटकर नबी को अपनी बाहों में उठा लेता है और उसके गाल में हल्के से पिंच करते हुए कहता है, क्या हुआ मेरी जान को? भाई, यू आर सो सैड। मामू, मम्मा नबी को जबरदस्ती मिल्क पिला रही हैं, बट मुझे अच्छा नहीं लगता। आपको तो पता है नबी को क्या अच्छा लगता है। ये कह नबी अपनी आंखें बड़ी कर विष्णु की ओर देखने लग जाती है, तो विष्णु उसके गाल में हल्के से खींच कर कहता है, यस आई नो कि नबी को चॉकलेट्स पसंद है, लेकिन उसके लिए पहले आपको मिल्क फिनिश करना होगा। नबी गुस्से वाला फेस बना कहती है, मामो आप भी मम्मा की साइड में हो, नबी आपसे बात नहीं करेगी। नबी का क्यूट गुस्सा देख विष्णु उसे प्यार से कहता है, मामू प्रॉमिस करते हैं अगर आप ये मिल्क जल्द से जल्द फिनिश करेंगी देन हम बाहर चलेंगे घूमने के लिए, और नबी को जो कुछ भी चाहिए वो सब दिलवाएंगे, लाइक चॉकलेट्स, आपकी फेवरेट आइसक्रीम, टॉयज, सब कुछ। विष्णु की बात सुन नबी की मासूम आंखें खुशी और एक्साइटमेंट से बड़ी हो जाती हैं। वो हमें अपना सिर हिला कहती है, ओके मामू। नैना आकर नबी को अपनी गोद में ले लेती है और उसे सोफे पर बैठा अपने हाथ में ली हुई गिलास से मिल्क पिलाने लगती है। विष्णु कुछ पल नबी को ऐसे ही देखता रहता है और फिर अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। कुछ देर बाद विष्णु फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर निकलता है। वो एक लंबी सांस ले सोफे पर बैठ जाता है। तभी उसकी निगाह दीवार पर लगी सुरभि की एक बड़ी सी तस्वीर पर ठहर जाती है। उस तस्वीर में सुरभि के होंठ खिले हुए थे। उसकी निगाहें ऐसे महसूस हो रही थी तस्वीर से भी वो विष्णु को निहार रही हो। विष्णु अपनी नजरों में बेनता दर्द समेटे उस तस्वीर के पास आता है और उस पर प्यार से हाथ फेर कहता है, मुझे यकीन नहीं कि तुम मुझसे दूर चली गई हो। 3 साल हो गए लेकिन मेरी ये नजरें हर जगह बस तुम्हें तलाशती हैं। कहने को तो सिर्फ 7 महीनों का साथ था हमारा, लेकिन मेरा दिल जानता है कि वो रिश्ता, वो एहसास, जज्बात 7 जन्मों के थे। ये नजरें सारी जिंदगी इस भीड़ में तुम्हें तलाशती रहेंगी। काश ऐसा एक दिन आएगा जब इस भीड़ में अचानक तुम्हारा चेहरा मेरे सामने आ जाएगा। विष्णु के जज्बात, उसका दर्द आंसू बनकर उसकी आंखों से बह निकले थे। तभी विष्णु के अपने कंधे पर एक हाथ महसूस होता है। विष्णु पलटे बिना ही सबसे पहले अपने आंसू को साफ करता है और फिर मुस्कुराकर कहता है, तू कब आया? हर्ष विष्णु की बाजू पकड़ उसे अपनी ओर घुमाते हुए कहता है, तू अभी भी इस उम्मीद में है कि भाभी वापस आएंगी? तुझे लगता है कि उस ब्लास्ट में जहाँ सब कुछ जलकर राख हो चुका था भाभी जिंदा बची होंगी? विष्णु हर्ष की ओर देख कहता है, उम्मीद के अलावा बचा ही क्या है मेरी जिंदगी में? बहुत कोशिश कर ली लेकिन उसकी आदत नहीं छूट रही यार। इतना वक्त हो गया फिर भी मैं उसे भुला नहीं पा रहा। मैं यकीन नहीं कर पा रहा कि वो मुझसे इतनी दूर हो चुकी है, जहाँ से ना उसे देख सकता, ना मैं उससे बात कर सकता, ना उसे महसूस कर सकता। जिन प्यार के रास्तों पर उसके साथ चलने की कसमें खाई थी, आज उन रास्तों पर अकेला खड़ा हूँ मैं। सब कुछ छूट गया मेरी जिंदगी में, बस उसकी आदत नहीं छूट रही यार। विष्णु को दर्द में देख हर्ष भी अपनी आंखों को नम होने से रोक न सका। वो झटके से विष्णु को अपने कंधे में छुपा लेता है। हर्ष का कंधा पाकर विष्णु कुछ पल अपने दर्द को बहने देता है और फिर अपने आंसू पोंछ हर्ष की ओर देख स्माइल लिए कहता है, तू चल रहा है मेरे साथ? नबी को घुमाने लेकर जा रहा हूँ। हर्ष कुछ पल विष्णु को निहारता है और फिर मुस्कुराकर कहता है, उस दादी अम्मा के साथ जाने में रिस्क तो बहुत है, सारा मार्केट खरीद पाएगी, फिर भी ये रिस्क तो हम रोज ही लेते हैं। चल चलते हैं। हर्ष और विष्णु सीढ़ियां उतर नीचे आते हैं जहाँ हॉल में नबी खामोश खड़ी थी। उसने अपने नन्हे नन्हे हाथों को अपनी कमर में टिका रखा था और विष्णु की ओर घूर रही थी। ये देख विष्णु और हर्ष भीगी बिल्ली की तरह डरते घबराते हुए नबी के पास घुटनों के बल बैठ जाते हैं। हर्ष मायूस फेस बना कहता है, क्या हुआ दादी अम्मा, आप बहुत नाराज लग रही हैं। नबी मुंह फुलाए हुए कहती है, मैं कब से आप दोनों का वेट कर रही हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। यह सुन हर्ष और विष्णु दोनों अपने कान पकड़ एक स्वर में कहते हैं, सॉरी नबी, प्लीज हमें माफ कर दो। नबी हल्की स्माइल लिए कहती है, ठीक है अब जल्दी चलो। विष्णु नबी को गोद में उठा लेता है और उसे लिए हुए बाहर निकल जाता है। हर्ष भी उन दोनों के साथ ही निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर रात के अंधेरों में जगमगाती हुई लाइट से चमकता हुआ मुंबई शहर, लोगों की भीड़ और भगदड़ भरी जिंदगी के बीच एक शांत माहौल में बना बड़ा सा बंगला, जहाँ घर के बाहर ही एक बोर्ड लगा हुआ है और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, डॉक्टर एडी। गर्मी के इस मौसम में अपने दोनों हाथ में एक एक आइसक्रीम पकड़े हुए लगभग 7 साल की एक बच्ची तेज कदमों से छत के टेरेस पर आती है और अपने सामने चेयर पर बैठी एक लड़की को देख वो अपनी आंखों में चमक लिए कहती है, मम्मा
वो लड़की जिसने लोअर और लूज टी शर्ट पहना हुआ था पलटकर पीछे देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अंशु आ गए आप। अंशु भागकर अपनी माँ के पास आती है और एक आइसक्रीम अपनी माँ की ओर बढ़ा कहती है, मम्मा डैडी ने 2 आइसक्रीम दिलवाई, एक मेरे लिए और एक आपके लिए। अंशु के हाथ से आइसक्रीम अपने हाथ में ले उसकी मम्मा वापस चेयर पर बैठ जाती हैं और उसे अपनी गोद में बिठा चीयर्स करते हुए दोनों आइसक्रीम खाने लगती हैं। तभी एक आवाज वहां गूंजती है, अरे हम भी तो थे इस आइसक्रीम पार्टी में, हमारा भी इंतजार कर लेते। अंशु और उसकी माँ एक दूसरे को देख हंसने लगते हैं। तभी अभिमन्यु आकर उन दोनों के पास रखी चेयर पर बैठ जाता है और उन दोनों की तरफ देख कहता है, अंशु तो बच्ची है लेकिन तुम तो मेरा इंतजार कर सकती थी। चांदनी, मैंने कहा था ना कि मैं भी आ रहा हूँ। चांदनी मुंह बनाकर कहती है, सॉरी एडी, लेकिन अगर मैं तुम्हारा इंतजार करती तो आइसक्रीम पिघल जाती, है ना अंशु। अंशु और चांदनी दोनों हंसते हुए हाई फाई करते हैं। यह देख अब मन्नू के होंठ खिल जाते हैं, जैसे इस पल को जीने में उसे दुनिया की सारी खुशियां एक साथ मिल रही थी। एक सुकून सा महसूस हो रहा था उसे। उसके हाथ में ली हुई आइसक्रीम धीरे धीरे करके पिघलती जा रही थी और उसके हाथ में गिर रही थी। अब मन्नू का दिल और उसकी आंखें थमी थीं अपनी बीवी और बच्ची के इस खूबसूरत रिश्ते की गहराई में। उन दोनों का एक साथ हंसना, एक साथ मस्ती करना, एक दूसरे के साथ ढेर सारी बातें करना, शरारत करना, एक दूसरे के लिए हर लम्हा जीना, ये सब देख अभिमन्यु अपने मन ही मन कहता है, यह लम्हा मेरी जिंदगी से कभी ना जाए और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा। मेरी बेटी और इस परिवार के हिस्से की ये खुशियां मैं अपनी हथेलियों से छूटने नहीं दूंगा। अभिमन्यु एक नज़र प्यार से उन दोनों को निहार वहां से चला जाता है। रात का वक्त विष्णु अपने रूम में बैठा हुआ अपने लैपटॉप में बिजी था। तभी पीछे से 2 नाजुक बाहें उसके गले में लिपट जाती हैं और गले से होते हुए धीरे धीरे उसके सीने में उतरने लगती हैं। ये देख विष्णु एक पल के लिए थमसा जाता है। वो उन नाजुक हाथों को पकड़ उस लड़की को अपने सामने करता है तो सुरभि मुस्कुराते हुए सिर टेढ़ा कर विष्णु से कहती है, क्या हुआ, डर गए ना। विष्णु सुरभि का हाथ पकड़ झटके से उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और उसकी बिखरी हुई जुल्फों को उसके कान के पीछे लगाते हुए शरारती अंदाज में कहता है, सच में बहुत डर गया था। ऐसा लगा कोई चुड़ैल है जो मेरी फिट एंड हॉट बॉडी से इम्प्रेस होकर मेरी ओर खींची चली आई। विष्णु की बात सुन सुरभि का मुंह बन जाता है। वो विष्णु की गोद से उठते हुए कहती है, लेकिन आप तो कहते हैं कि आप मुझे मेरी खुशबू से पहचान लेते हैं। मैं आपके आसपास हूँ तो आपको एहसास हो जाता है, फिर इस बार क्यों नहीं पहचान पाए। विष्णु एक बार फिर सुरभि का हाथ खींच उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। सुरभि नाराज होते हुए उठने की कोशिश करती है तो विष्णु अपने दोनों हाथों को उसकी कमर के दोनों तरफ लपेटते हुए उसे अपनी बाजुओं में कैद कर लेता है। विष्णु सुरभि की मुलायम गर्दन को अपनी नाक और लबों से छूते हुए मधोसी में कहता है, वो क्या है ना कि तुम्हारा खूबसूरत चेहरा गुस्से में और हसीन लगने लगता है, बस इसलिए तुम्हें तंग कर रहा था, वरना सच्चाई तो वही है जो तुमने अभी अभी कही। तुम्हारा एहसास, तुम्हारी खुशबू मुझे तुम्हारे आसपास होने की खबर दे देते हैं। यह सुन सुरभि मुंह टेढ़ा कर कहती है, अच्छा जी, बातों को मक्खन लगाना तो कोई आपसे सीखे। खैर अब छोड़िए मुझे, मैं सोने जा रही हूँ, बस आपको बुलाने के लिए आई थी। यह सुन विष्णु अपनी पकड़ को और मजबूत कर कहता है, ऐसे कैसे लड्डू, अब तो इतनी आसानी से तुम्हारा आजाद हो पाना बहुत मुश्किल है। विष्णु की बात सुन सुरभि बेचारा फेस बना कहती है, प्लीज छोड़िए ना, मुझे सच में बहुत नींद आ रही है। विष्णु सुरभि को अपनी कशिश भरी नजरों से देख कहता है, थोड़ा सा प्यार दे दो फिर चली जाना। नहीं रोकूंगा। ये सुन सुरभि आंखें बड़ी कर विष्णु को निहारने लगती है तो विष्णु रिक्वेस्ट भरे लहजे में कहता है, प्लीज वाइफी। विष्णु की रिक्वेस्ट सुरभि को पिघला देती है। वो अपनी कजरारी आंखों से विष्णु की आंखों में कुछ पल देखती है। दोनों एक पल के लिए एक दूसरे की नजरों में उलझ से गए। विष्णु की गोद में बैठे हुए सुरभि उसका चेहरा अपनी मुलायम हथेलियों के बीच भर प्यार से उसका माथा चूम लेती है। इस सुकून में विष्णु की आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। सुरभि अभी भी विष्णु के चेहरे को अपनी हथेलियों में भरे थी और बारी बारी से विष्णु के दोनों गालों को अपने लबों से चूम लेती है। विष्णु इस पल में डूबता जा रहा था। वो अपनी आंखें बंद किए हुए कहता है, आगे बढ़ो लड्डू। विष्णु की बात सुन सुरभि की निगाहें विष्णु के सुर्ख होंठों पर ठहर जाती हैं। सुरभि अपने लबों को विष्णु के होंठों के बिल्कुल करीब लेकर जाती है। सुरभि की गर्म सांसें अपने लबों में महसूस कर विष्णु का रोम रोम बेकाबू हो उठा। विष्णु इंतजार में था
कि कब सुरभि उसके होठों को अपने मुलायम लबों से छुएगी, लेकिन बेहद करीब आ विष्णु के एहसासों को भड़का सुरभि पीछे हो जाती है और विष्णु की गोद से उठ जाती है। यह देख विष्णु गुस्से में उसे घूरने लगता है तो सुरभि मुंह बना विष्णु को चिढ़ाते हुए कहती है, जितना मिला है उतना रख लीजिए, इसके आगे नो चांस। इतना कर सुरभि जाने लगती है तो विष्णु अपनी जगह से उठकर सुरभि के पीछे जा तो उसका हाथ जोर से पकड़ अपने पास खींचता है, लेकिन सुरभि विष्णु के सीने में छुपी हुई है। इस उम्मीद से जब विष्णु अपने सीने की ओर देखता है तो उसके करीब कोई नहीं था। यह देख विष्णु की मुस्कुराहट बुझ गई। वो पागलों की तरह उस पूरे कमरे में अपनी नजरें दौड़ाने लगा, लेकिन सुरभि कहीं नहीं थी। इस बात का एहसास होते ही कि यह सब महज एक सपना था, विष्णु उदासी और बेचैनी के भाव लिए धम से अपनी चेयर पर बैठ जाता है। वो अपना सिर नीचे झुका अपनी हथेलियों के बीच अपने बालों को भर भर कर खींचने लगता है और उसका दर्द उसकी निगाहों से नीचे उतरने लगता है। विष्णु अपने आंसू-पोंछ ड्रॉर को ओपन कर सिगरेट का एक पैकेट निकालता है और उसमें से एक सिगरेट अपने मुंह में फंसा उसे सुलगाते हुए बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है। विष्णु अपनी बेचैनी को सिगरेट के धुएं में उड़ाते हुए चांद को एकटक देखने लगता है, जैसे उस चांद में कहीं वो सुरभि को तलाश कर रहा था। कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी है क्या होगी, कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी है क्या होगी, जैसे कोई सजा कोई बददुआ होगी, जैसे कोई सजा कोई बददुआ होगी। ये रात भी 3 सालों में गुजर हर रात की तरह सुरभि के ख्यालों में ही गुम हो गई। वहीं दूसरी ओर अभिमन्यु कमरे का दरवाजा खोल अंदर आता है तो उसकी निगाहें चांदनी की बाहों में मासूमियत से सो रही अंशु पर ठहर जाती हैं। वो अपने कदम बढ़ा अंशु के पास जाता है और उसे प्यार से किस करता है, लेकिन अचानक उसकी निगाहें अंशु के चेहरे से अपना चेहरा जोड़कर मासूमियत से सो रही चांदनी पर चली जाती हैं। सोते हुए चांदनी के फेस पर जो इनोसेंस थी वह अभिमन्यु के दिल को धड़का गई। उसकी सांसें बेचैन हो उठी, मानो उसे चांदनी के लबों को छू लेने के लिए भड़का रही थी। अभिमन्यु अपनी गर्म सांसों और अपनी धड़कनों को काबू करते हुए चांदनी के होठों को छूने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन न जाने क्या सोचकर उसने खुद को रोक लिया। वो इंच भर के फासले को तय करने में घबरा गया। वो झटके से पीछे होता है और बिना एक पल गंवाए चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाता है। अभिमन्यु इतनी रात में घर के बाहर बने गार्डन में बेचैनी से चहलकदमी कर रहा था। वो अपने ही ख्यालों में गुम था कि अचानक एक लड़की उसके सामने आ जाती है और अभिमन्यु खुद को संभाल नहीं पाता। अभिमन्यु उस लड़की के ऊपर गिर जाता है और वो लड़की अपनी डिजायर भरी नजरों से अपने ऊपर पड़े अभिमन्यु को निहारने लग जाती है। इस बात का एहसास होते ही अभिमन्यु जल्दी से उस लड़की के ऊपर से उठता है और उसे घूरते हुए कहता है, अनीसा तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? मेरे रास्ते में आने की जरूरत थी तुम्हें? यह सुन अनीसा अभिमन्यु की ओर देख कहती है, हमारे रास्ते में तो वो लड़की आई है जिसे तुम चांदनी की पहचान दिए बैठे हो। तुम ये अभी भूल गए कि आज से 4 साल पहले चांदनी की मौत के बाद तुमने मुझसे शादी करने का वादा किया था, लेकिन तुम अपने वादे से पीछे हट गए। अभिमन्यु अपनी लाल आंखों से अनीसा को घूर कहता है, तुम सब कुछ अच्छे से जानती हो अनीसा। चांदनी की मौत के बाद माँ और अंशु की जिद के लिए मैंने तुमसे शादी करने के लिए हाँ कही थी, लेकिन जब मेरी चांदनी मेरी जिंदगी में लौट आई है तो मैं बेवकूफ़ तो नहीं जो तुमसे शादी करूँगा। हाँ, सही कहा तुमने, तुम बेवकूफ़ नहीं हो, लेकिन तुम सबको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हो। आई एम वेरी श्योर कि ये चांदनी की शक्ल में कोई और है। जब 4 साल पहले चांदनी मर गई थी तो फिर मरने के बाद 1 साल बाद जिंदा होकर वापस कैसे आ गई? अनीसा की बात सुन अभिमन्यु उसे घूरते हुए कहता है, तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो। उसकी बस याददाश्त गई है, लेकिन वो मेरी बही है, मेरी बीवी और अंशु की माँ। मोर थिंग अनीसा, अगर तुम बिपाशा भाभी की बहन ना होती तो मैं तुम्हें अपनी लाइफ में इतना इंटरफेयर करने के बदले इस घर से कब का बाहर फेंक चुका होता। अब मन्नू की कड़वी बातों को सुन अनीसा एक पल के लिए खामोश हो जाती है। वो अपने हाथों की मुठ्ठियां बांध लेती है, जैसे बड़ी मुश्किल से अपने जज्बातों को कंट्रोल कर रही थी। अब मन्नू कुछ पल उसे घूरता है और फिर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी अनीसा ने कुछ ऐसे शब्द कहे कि अभिमन्यु के पैर खुद ब खुद ठहर गए। अगर वो वही है तो इन 3 सालों में तुमने उसे चंदा कहकर क्यों नहीं बुलाया? अभिमन्यु। अनीसा की बात सुन अभिमन्यु हैरानी के भाव लिए पीछे मुड़ता है। अनीसा की निगाहों में अपने सवाल के जवाब की उम्मीद देख अभिमन्यु अपनी नजर चुरा लेता है तो अनीसा अभिमन्यु के बहुत नजदीक आकर उसके चेहरे को घूरते हुए कहती है, जवाब दो डॉक्टर एडी। तुम तो चांदनी को कभी चांदनी कहते ही नहीं थे। तुम्हारे लबों पर उसके लिए सिर्फ एक ही नाम आता था, मेरी चंदा।
फिर इन 3 सालों में जब से तुम्हारी नकली चांदनी वापस लौटी है तो तुमने उसे चंदा कहकर क्यों नहीं बुलाया? क्यों अचानक तुम्हारा प्यार उसके लिए कम हो गया? अभिमन्यु कुछ पल के लिए खामोश रहता है। शायद उसके पास अनीसा के सवाल का कोई जवाब नहीं था, लेकिन फिर वो अनीसा को घूरते हुए कहता है, क्योंकि चांदनी की याददाश्त जा चुकी है। उसे पास्ट का कुछ भी याद नहीं है। ना उसे मैं याद था, ना अंशु, और ना ये परिवार, ना ही अपनी पहचान। तो जब तक उसे सब कुछ याद नहीं आ जाता, मैं उसे किसी भी नाम से पुकारूं, उसके लिए अजनबी ही रहूंगा। अभिमन्यु की जवाब सुन अनीसा कुछ पल के लिए खामोश रह जाती है। शायद वो अभिमन्यु पर अपने अगले सवाल का वार करने के लिए तैयार कर रही थी। तभी अभिमन्यु उसे गुस्से में देख कहता है, एक्सक्यूज मी, अगर तुम्हारे सवाल खत्म हो गए हो तो मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। इतना कह अभिमन्यु तेज कदमों से अंदर की ओर चला जाता है। वो एक बार भी मुड़कर नहीं देखता। शायद उसमें इस वक्त हिम्मत नहीं थी कि वो अनीसा के और सवालों का सामना कर सके। तो अनीसा भी अभिमन्यु की नज़रों में छुपे हुए राज को बखूबी समझ रही थी। वो अपने दोनों हाथ को फोड़कर अपनी आंखों में एक जुनून लिए कहती है, जिस दिन तुम उस लड़की को चांदनी बनाकर इस घर में लेकर आए, तब से लेकर आज तक मुझे यह बात अच्छे से पता है कि वो तुम्हारी बीवी नहीं है। लेकिन इतनी छानबीन के बाद भी मेरे हाथ कोई सबूत नहीं लग पा रहा है। बट आई एम स्टिल ट्राइंग। एक दिन मुझे सक्सेस जरूर मिलेगी और तब मैं इस परिवार के सामने चांदनी की उस हमशक्ल का पर्दाफाश करूंगी। सिर्फ शक्ल मिलने से तुम उसे इस परिवार और इस एम्पायर की मालकिन नहीं बना सकते हो। यह सपना हमेशा से मैंने देखा था, लेकिन तुमने चांदनी से शादी कर ली और मेरा सपना टूट गया। एक बार फिर मुझे मौका मिला है और ये मौका मैं अपने हाथ से किसी भी कीमत पर नहीं जाने दूंगी। नेवर। तो वहीं दूसरी ओर एक खंडर सा कमरा, जहाँ पर एक आदमी को चेयर पर रस्सियों से बांधा गया है। वो अपने हाथ पांव छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रहा है, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहा। उस आदमी के अगल बगल तेजा और जैक खड़े हुए थे और सामने अपनी आंखों में गुस्सा और नफरत लिए खड़ा था विष्णु, जो इस वक्त कोई मौत का फरिश्ता नजर आ रहा था, जो सब कुछ जला देने और तबाह कर देने के जुनून में दिखाई दे रहा था। विष्णु आगे बढ़ उस आदमी को घूरते हुए कहता है, विवान सिंघानिया, बहुत भाग लिया तूने और बहुत इंतजार कर लिया मैंने। अब हिसाब पूरा करने का वक्त आ चुका है। विवान विष्णु की ओर देख कहता है, मुझे यूं बांध कर मर्द बन रहा है? अगर हिम्मत है तो हाथ खोल और फिर देखते हैं किसमें कितना दम है। विष्णु से घूरते हुए कहता है, मर्दानगी तो तूने भी नहीं दिखाई थी विवान सिंघानिया। 3 साल पहले मेरी बहन को किडनैप किया था। मेरी बीवी तेरी वजह से आज मेरे पास नहीं है। अगर तूने इस लड़ाई में थोड़ी सी भी मर्दानगी दिखाई होती तो आज मैं भी ये लिहाज जरूर करता। खैर, मैंने तेरी वजह से अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन मरने की बारी अब तेरी है। विष्णु के इतना कहते ही तेजा और जय विवान के सर पर अपनी गन तान देते हैं। मौत को अपने सिर पर देख विवान घबराते हुए कहता है, देखो विष्णु राय, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अगर तुमने मुझे मारा तो तुम भी जेल की सलाखों के पीछे होगे। फिर तुम्हारी फैमिली का क्या होगा? तुम मेरा खून नहीं कर सकते। विष्णु मुंह बना को सोचने की एक्टिंग करते हुए कहता है, हाँ बात तो तुम्हारी सही है। विष्णु तेजा और जय को बंदूक नीचे करने का इशारा करता है। यह देख विमान एक पल के लिए राहत की सांस लेता है, लेकिन अगले ही पल विष्णु अपनी जेब से एक इंजेक्शन निकालता है, जिसे देख विमान के चेहरे की हवाइयां वापस उड़ने लगी थी। विष्णु को अपने नजदीक आता देख विमान डरते हुए कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम विष्णु राय? विष्णु विमान के बिल्कुल करीब आकर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मौत दे रहा हूं तुम्हें। सोचा एक गोली में तुम्हारा काम तमाम करने से अच्छा है कि तुम्हें तड़पा कर मारूं। एक बेरहम बेदर्द तकलीफ भरी मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। इतना कर विष्णु को इंजेक्शन विमान के गले में घोंप देता है और विमान छटपटाने लगता है। उस खंडर में विमान की चीखें शोर मचा रही थी। विष्णु एक चेयर लेकर विमान के ठीक सामने बैठ जाता है और तिरछी मुस्कान लिए कहता है, यह ऐसा जहर है जो तुम्हें तड़पाएगा, दर्द देगा, लेकिन मौत देने में बहुत वक्त लगाएगा। विवान की आंखें लाल हो चुकी थीं। वो मौत के डर से पागल हुआ जा रहा था। वो रोते हुए कहता है, प्लीज मुझे बचा लो विष्णु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कभी तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूँगा। ये शहर, ये देश छोड़कर चला जाऊँगा। प्लीज मुझे ठीक करो, मुझे बचा लो। विष्णु सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है, बस यही पल तो जीना चाहता था मैं। तुमने मेरी लाइफ इतनी बर्बाद की है विवान सिंघानिया, कि यह सजा भी तुम्हारे लिए छोटी है। विष्णु आंखें खोल अपनी गुस्से भरी नजरों से विवान को देखते हुए कहता है, यू नो वाट विवान सिंघानिया,
मैंने आज तक लोगों को मारा जरूर है, लेकिन जान से नहीं मारा। लेकिन तुमने मुझसे मेरा प्यार छीनकर मुझे हार्टलेस बनने पर मजबूर कर दिया। दूसरी ओर चांदनी अपने कमरे में बैठी हुई है। उसके हाथ में एक एल्बम था, जिसे वो बड़े गौर से देख रही थी। उस एल्बम की तस्वीरों को देख चांदनी अपने दिमाग में जोर डालने की कोशिश कर रही थी, जैसे कुछ याद करने के प्रयास में थी। तभी अभिमन्यु आकर उसके पास बैठ जाता है और उसे परेशान देख कहता है, दिमाग में जोर डालने की जरूरत नहीं है। जब याद आना होगा तब सब कुछ याद आ जाएगा। यह सुन चांदनी अभिमन्यु की ओर देख कहती है, कैसे कोशिश ना करूं एडी। तुम सोच भी नहीं सकते कितना मुश्किल है एक इंसान के लिए ऐसे जीना जहाँ उसे अपनी जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं। ये पल जो इस एल्बम में संजोए हुए हैं, हमारी शादी, हमारी खुशियाँ, यहाँ तक कि हमारी बेटी, इन सब यादों को भुला चुकी हूँ मैं। सब कुछ खाली सा लगता है एडी। पता नहीं कब मुझे सब कुछ याद आएगा, कब मैं इन लम्हों को अपनी यादों में भी महसूस कर पाऊंगी। यह सब कहते हुए चांदनी की आंखों से आंसू की एक बूंद लुढ़क कर उसके गाल पर ठहर जाती है। इसे देख अभिमन्यु अपनी नजरें दूसरी ओर फेर लेता है। वो खुद से ही कहता है, सॉरी चांदनी, लेकिन तुम्हें कभी कुछ याद नहीं आएगा। तुम्हारा सब कुछ भूले रहना ही सही है। अभिमन्यु अपनी जगह से उठ ड्रॉर से कुछ मेडिसिन निकालता है और चांदनी की ओर बढ़ा कहता है, लो अपनी दवाई खाओ। ये सुन चांदनी अपना मुंह बना कहती है, क्या फायदा ये दवाइयाँ लेने का, जब ये मुझे मेरी यादें ही नहीं लौटा सकती। कुछ फायदा नहीं हुआ 3 साल से ये गोलियां खाने का। मैं अब और नहीं खाऊंगी। ये सुन अभिमन्यु कुछ पल खामोश रहता है और फिर चांदनी के पास बैठ उसे प्यार से देख कहता है, प्लीज चांदनी, कम से कम अंशु के लिए तुम्हें ये दवाइयाँ लेनी होंगी। अंशु भी यही चाहती है कि तुम्हें जल्द से जल्द सब कुछ याद आ जाए। उसकी खातिर खा लो। अभिमन्यु की बात सुन चांदनी बिना मन के वो दवाई अपने हाथ में ले उसे खा लेती है। अनीसा तेज कदमों से एक कमरे के अंदर इंटर करती है, जहाँ एक औरत कुछ कपड़ों को तय करते हुए उन्हें क्लोजेट में रख रही थी। उसने साड़ी पहन रखी थी, साथ ही उसके गले में एक लंबा सा मंगलसूत्र और माथे पर गाढ़ा सा सिंदूर लगा हुआ था। देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अनीसा को देख मुस्कुराकर कहती है, क्या हुआ अनीसा, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है। यह सुन अनीसा चिढ़ते हुए कहती है, आप नहीं जानते हो कि क्यों ऑफ है मेरा मूड। बिपाशा दी, बहन हो आप मेरी, लेकिन आपको तो मेरी कोई फिक्र नहीं है। आप मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे हो। बिपाशा अनीसा का हाथ पकड़ उसे बिस्तर पर बैठाती है और खुद उसके पास बैठ जाती है। अनीसा को देखते हुए बिपाशा कहती है, देख अनीसा, तू जो चाह रही है वो कभी नहीं हो सकता। माना कि मेरी और पार्थ की शादी के वक्त ही मैंने और तूने अभिमन्यु को तेरे लिए मन ही मन पसंद किया था, लेकिन अभिमन्यु ने चांदनी से शादी कर ली क्योंकि उसके दिल में तेरे लिए नहीं, चांदनी के लिए फीलिंग्स थी। 4 साल पहले जब चांदनी की मौत हो गई तो मैंने माँ पापा यहाँ तक कि अंशु को भी तेरी और अभिमन्यु की शादी के लिए एग्री कर लिया था। लेकिन कुछ ही दिनों में जब चांदनी वापस आ गई तो फिर अभिमन्यु क्यों शादी करेगा तुझसे, और ये परिवार भी क्यों तेरा साथ देगा। अभिमन्यु से शादी करने में जब इस परिवार की और अभिमन्यु की जिंदगी में चांदनी लौट आई है और तू है कि 3 सालों से वहीं अटकी हुई है, भूल क्यों नहीं जाती सब कुछ। आगे बढ़, शायद अभिमन्यु से बेहतर कोई तेरी किस्मत में हो। यह सुन अनीसा अपनी आंखों में दर्द लिए विपाशा की ओर देख कहती है, जो पसंद है अगर वो ना मिले तो फिर कुछ भी मिल जाए कोई खुशी नहीं होती। और मैं आपको यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ दी। आपको शक नहीं होता कि वो लड़की चांदनी नहीं है। मुझे तो पूरा यकीन है कि वो कोई और है। आपने इन 3 सालों में यह नोटिस नहीं किया कि अब मन्नू चांदनी से कितना कटा कटा रहता है। ऐसा लगता है जैसे उस लड़की को सिर्फ अंशु की माँ मानता है, लेकिन अपनी बीवी नहीं। जिस चांदनी के बिना वो एक पल भी नहीं रहता था, हर वक्त उसे चिपका रहता था, चंदा चंदा करके उसकी जुबान नहीं थकती थी। अगर इतना प्यार करता था तो चांदनी के लौट आने के बाद वो प्यार कहाँ चला गया दी। अनीसा की बात सुन बिपाशा कुछ पल खामोश रहती है और फिर अपने चेहरे पर गुस्से के भाव लिए कहती है, क्योंकि अब मन्नू इंतजार कर रहा है उस वक्त का जब चांदनी को सब कुछ याद आ जाएगा। वो चांदनी को वक्त देना चाहता है और तू एक पति पत्नी के रिश्ते में क्यों इतनी ताका झांकी कर रही है। उन्हें रहने दे अपने हिसाब से। अनीसा नाराजगी के भाव लिए उठ खड़ी होती है और वहां से जाने लगती है। तभी बिपाशा की आवाज उसके कानों में पड़ती है, तू जानती है हम दोनों का एक दूसरे के अलावा कोई नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती तू मेरे पास सुरक्षित रहे। तो प्लीज ऐसा कुछ मत करना
कि अब मनु तुझे इस घर से बाहर निकालने के लिए मजबूर हो जाए। विपाशा की बात सुन अनीसा मुड़कर एक नज़र उसे देखती है और फिर पैर पटकते हुए वहां से निकल जाती है। सुबह का वक्त विष्णु अपने ऑफिस के केबिन में बैठा हुआ था। उसके हाथ में न्यूज़पेपर था और होठों पर एक हल्की मुस्कान। तभी हर्ष आकर विष्णु के सामने की चेयर पर बैठ जाता है और उसे देखते हुए कहता है, क्या बात है, बड़े दिनों के बाद चेहरे पर सुकून नजर आ रहा है तेरे। विष्णु उस न्यूज़पेपर को साइड में फेंक हर्ष की ओर देख कहता है, न्यूज ही ऐसी है, कल रात विवान सिंघानिया की हार्ट अटैक से मौत हो गई, बेचारा। हर्ष कुछ पल खामोशी से विष्णु को निहारता रहता है और फिर सवालिया लहजे में कहता है, तूने किया ये सब कुछ। विष्णु अपने चेहरे के भाव बदल कहता है, वो सब छोड़िए, बता कि तेरी लव स्टोरी कहाँ तक बढ़ी। हर्ष निराश हुए कहता है, कौन सी लव स्टोरी जो कभी शुरू ही नहीं हुई थी। 3 साल हो गए, हर कोशिश कर ली, लेकिन उसकी बस एक ही रट है कि वो मुझे पसंद नहीं करती। तो किसे पसंद करती है। विष्णु का सवाल सुन हर्ष अपनी नजरें उठा उसे देखता है और फिर मुंह बनाकर कहता है, डोंट नो यार। विष्णु चिढ़ते हुए कहता है, अगर कोई पसंद नहीं है तो फिर तुझसे क्या प्रॉब्लम है उसे। आज नहीं तो कल शादी तो करेगी ही किसी ना किसी से, या जिंदगी भर अनमैरिड रहेगी। हर्ष मुंह बनाकर कहता है, कर रही है वो शादी। हर्ष की बात पर विष्णु की भौहें तन जाती हैं। हर्ष मुरझाया हुआ चेहरा लिए कहता है, उसका भाई मनन अपने किसी जान पहचान वाले के यहाँ उसका रिश्ता करवा रहा है। दोनों की एंगेजमेंट भी हो गई है और कुछ ही दिनों में शादी है। हर्ष की बात सुन विष्णु इरिटेट होते हुए कहता है, तो तूने क्या उसकी शादी में टेंट लगाने का ठेका ले रखा है, जो शांति से उसकी शादी होने का वेट कर रहा है। पहले क्यों नहीं बताया ये सब कुछ। विष्णु की बात सुन हर्ष एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, जाने दे, अगर पसंद नहीं करती तो क्या ही कर सकता हूँ, कब तक उसके पीछे भागूंगा। सही कहते हैं सब, तुम्हारे आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे जो तुम्हारे लिए पलके बिछाए इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन अगर तुम्हें कोई पसंद आएगा तो भाई तुम्हारी किस्मत की लकीरों में लिखा ही नहीं गया। तो नजरें उसी को पसंद करती हैं जो हमें हासिल नहीं हो सकता। मैंने भी समझौता कर लिया है अपनी लाइफ से। वैसे भी डैड ने मुझे आखिरी वक्त दिया था अपनी पसंद की लड़की से शादी करने का। इसके बाद वो अपनी पसंद की लड़की से मेरी शादी करवा देंगे। तो अब जब मैं कामयाब नहीं हो पाया तो डैड की बात माननी होगी। हर्ष ये सब सहज हुए कह तो रहा था, लेकिन विष्णु उसके दिल का हाल बखूबी समझ पा रहा था। हर्ष इस वक्त अपनी उदासी, अपनी निराशा, अपनी हार सब कुछ अपने अंदर कहीं छुपाने की कोशिश में था। वो तेरी लाइफ में जरूर आएगी, प्यार से बहुत समझा लिया, अब वो लोग मेरा गुस्सा देखेंगे। हर हाल में उसकी शादी तुझसे ही होगी। विष्णु के सब सुन हर्ष मुंह बना कहता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है दोस्त, तेरी लाइफ में वैसे भी कुछ सही नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तू मेरे लिए भी लोड ले। इतना कह हर्ष उठकर वहां से चला जाता है। विष्णु अपनी आंखें बंद कर अपना माथा सहलाने लग जाता है। इधर अब मन्नू एक अंधेरे से कमरे में जमीन पर बैठा हुआ है। उसके हाथ में चांदनी की एक तस्वीर है जिसे वो प्यार से सहला रहा है। उसकी आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। वो चांदनी की तस्वीर से बातें करने लगता है। चंदा, कैसे पुकारूं मैं उसे इस नाम से, जब मैं जानता हूँ कि वो तुम नहीं। तुम तो मुझसे बहुत दूर जा चुकी हो, कभी मेरे पास लौट कर नहीं आओगी, लेकिन मुझे उसे तुम्हारी जगह देनी पड़ी चंदा। हमारी बेटी के लिए, उस 3 साल की बच्ची के लिए जिसकी माँ उसे छोड़कर जा चुकी थी। और उसका बाप हर दिन उससे झूठ कहता था कि उसकी माँ जल्दी लौट आएगी। उस झूठ को सच करने के लिए मुझे उसे अपनी जिंदगी में लाना पड़ा चंदा। लेकिन तुम्हारा चेहरा है उसके पास, वो चेहरा जिससे मैं पागलों की तरह प्यार करता था, वो चेहरा जिसके पीछे मैं दीवाना था। तुम सोच नहीं सकती कि मेरे लिए कितना मुश्किल है उस चेहरे से दूर रहना। हर वक्त ये डर लगा रहता है कि कहीं मैं भुला ना दूं कि वो तुम नहीं, कहीं मैं हद से आगे ना बढ़ जाऊं उसके साथ, कहीं मैं प्यार ना कर बैठूं उससे। मुझे हौसला दो चंदा कि मैं उस लड़की को सिर्फ अंशु की माँ बनाकर रखूं। मैं उसके लिए वो फील ना करूं जो तुम्हारे लिए करता था। मेरे दिल पर, मेरे जज्बातों पर मेरा कंट्रोल खोता जा रहा है। मुझे हौसला दो चंदा। इतना कह मन्नू उस तस्वीर को अपने सीने में छुपा लेता है और उसका दर्द आंसू बनकर उसकी आंखों से झरने लगता है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।